ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लव या जिहाद। क्या है ये लव और क्या है जिहाद, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसी टॉपिक में इंटर रिलीजियस मैरिज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब जहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, किसी भी समुदाय की लड़की से या किसी भी समुदाय के लड़के से मैरिज कर लेते हैं, तो उसका भी भारत की में प्रोविज़न है। उसके लिए भी स्पेशल मैरिज एक्ट बना है 1954। वैसे तो हमारे देश में जो है शादी ब्याह के रीति रिवाज हैं, बहुधर्मी लोग हैं, बहुभाषी लोग हैं और बहुत रीजन से आते हैं, तो हर रीजन्स में एक अपना कल्चर है मैरिज करने का, एक उनका अपना सिस्टम है। तो हिंदू मैरिज अधिनियम के, हिंदू मैरिज के हिसाब से देखा जाए या हिंदू कल्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो हम हिंदू जो है 7 फेरे लेकर के, अग्नि के 7 फेरे लेकर के शादी करते हैं। मुस्लिम्स जो है इसी शादी को निकाह करके मौलवी के सामने जो है एक दूसरे को हस्बैंड वाइफ के तौर पर कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरीके से सिख का एक अलग है, यहूदी का अलग है, पारसी का अलग है, क्रिश्चियंस जो है चर्च में जा कर के शादी करते हैं। तो इन सब से अलग हट करके जो कल्चरल मैरिज है, जो रिलीजियस मैरिज है, रिलीजियस का मतलब होता है सेम रिलीजन्स की लड़की, सेम रिलीजन का लड़का, तो वो एक सोसाइटी जो उनकी है, उस सोसाइटी का जो कल्चर है, जो रीति रिवाज हैं जो उनके, उसके अकॉर्डिंग वो शादी कर लेते हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। तो जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, उनके लिए लड़की को शादी करने के लिए एक लड़के की नीड होती है और लड़के को शादी करने के लिए एक लड़की की नीड होती है। जब उनकी ये नीड फुलफिल हो जाती है, जब उन्हें लगता है कि इसके साथ हम जीवन भर साथ रह सकते हैं, तो ऐसे लोग इंटर रिलीजियस मैरिज या इसको इंटरफेथ मैरिज भी कहते हैं, वो इंटरफेथ मैरिज या इंटर रिलीजियस मैरिज कर लेते हैं। अच्छी बात है, जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं वो भी अच्छी बात है, जो मानते हैं वो भी अच्छी बात है। जो नहीं मानते हैं तो वो थोड़ा एडवांस होकर के, थोड़ा ऊपर उठ करके सोचते हैं कि व्हाट इज दिस फेथ, रिलीजियस क्या है, कुछ नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं और एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के प्रति एक डीप अटैचमेंट होना चाहिए। वो शायद उसी अटैचमेंट, उसी भावना, उसी फीलिंग्स के तहत एक दूसरे के प्रेम में आ जाते हैं। और प्रेम की जहाँ तक बात है, जो लव जिसको कहते हैं, वो इनफैक्ट सही मायने में है क्या, तो प्रेम को अगर आप डिफाइन करने पर आएंगे तो डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उसको समझना, उसको महसूस करना ही प्रेम है। जहाँ पर दो लोगों की आइडियोलॉजी जब सेम होती है, विचारधारा सेम होती है, तो फ्रेंडशिप होती है। और फ्रेंडशिप अगर वो एंटी सेक्स फ्रेंडशिप है तो समटाइम्स वो लाइफ टाइम पार्टनर बनने की भी सोचने लगते हैं, और शायद यही लव मैरिज है, राइट। अब जब लव मैरिज की बात आती है तो लव तो कभी किसी से भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज हमारा जो चर्चा है वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, अर्थात ये, इस पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात इंटर रिलीजियस मैरिज, राइट। अब देखिए, यूँ तो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट भी है, हिंदू मैरिज एक्ट भी है। जब एक लड़का और एक लड़की किसी के प्रेम में के वशीभूत होकर के मैरिज करते हैं तो वो कई बार इंटरकास्ट मैरिज होती है, और वो दोनों अगर हिंदू हैं तो उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार होगी, राइट। दोनों मुस्लिम हैं और उसमें कोई सोशल या जो है फैमिली कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, तो मुस्लिम मैरिज एक्ट के हिसाब से भी वो लव मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों ही मुस्लिम हैं सेम। अगर लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग हैं
तो उसके लिए हमारे यहाँ बना है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। जितने भी इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं वो सब की सब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कवर होते हैं, राइट। लेकिन इस स्पेशल मैरिज एक्ट में जाने से पहले हम लव और जिहाद पर कुछ क्वेश्चनिंग करना चाहते हैं उन इंटेलेक्चुअल क्लास से, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो। उन सब से मेरा एक क्वेश्चन है कि श्रद्धा जो कि मुंबई की रहने वाली थी, दिल्ली आई और सब परिवार छोड़ करके आई किसी मुस्लिम युवक के प्रेम में पड़ करके। अच्छा, वो मुस्लिम युवक जिसके प्रेम में पड़ करके वो आई थी, जिसके साथ उसने जीवन भर जीवन जीने का सोचा था, जिसके साथ जीवन बिताने की सोची थी, उस श्रद्धा के उसके प्रेमी के द्वारा उसके 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। 35 टुकड़े मतलब बिल्कुल जैसे वो कोई लड़की ना हो, कोई बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, उसको जिस तरह से काटते हैं उस तरीके से उसको काट काट करके 35 टुकड़े करके डीप फ्रीजर में रखना, फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज करना जंगल में जा कर के। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये क्या था, श्रद्धा की जो प्रेम कहानी थी ये लव था या जिहाद था। एक चीज़, साक्षी मर्डर केस, साक्षी नाबालिग लड़की थी, माइनर लड़की, अभी जस्ट रिसेंटली दिल्ली में मर्डर हुआ। उसके प्रेमी ने उसको जो है 40 से 50 बार ना केवल चाकुओं से गोदा, बल्कि जब मारने के बाद भी जब चला गया फिर लौट के आया, फिर उसको पत्थरों से उसका सिर कुचला। तो मैं ये जानना चाहता हूँ ये क्या था, ये लव था या जिहाद था। अच्छा, लव और जिहाद, जिहाद था, लव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जिहाद के तहत जब कोई मुस्लिम युवक, जबकि मुस्लिम धर्म में तिलक लगाना एलाउ नहीं है, मूर्ति पूजा एलाउ नहीं है, कलावा बांधना एलाउ नहीं है। यहाँ साक्षी के प्रेमी ने बाकायदे कलावा बांधा हुआ था, राइट। तो ये क्या था, ये एक षड्यंत्र था, प्रेम में षड्यंत्र शुरू से ही दिखाई दे रहा था। साक्षी के प्रेमी ने हाथ में कलावा बांधा हुआ था, वो मंदिर जाता था, उसने हिंदू नाम रखा हुआ था। जब इस तरह से कोई प्रेम में फ्रॉड करता है तो इसको हम फिर जिहाद ही नाम देंगे, जो कि तमाम मुस्लिम धर्मगुरु आकर के ये कहने लगते हैं, ऐसे लोगों के बचाव में जब आकर के कहते हैं कि भाई इंटरफेथ मैरिज होती है, स्पेशल मैरिज एक्ट है, और अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ प्रेम करती है तो उसे क्यों रोकते हैं आप। मतलब अगर हिंदू लड़की या किसी नॉन इस्लामिक कम्युनिटीज़ की लड़की अगर किसी मुस्लिम लड़के के प्रेम में अगर पड़ गई तो वो लव है इनके लिए, और उसी लड़की को अगर काट दिया जाए, मार दिया जाए, उसके 35 टुकड़े कर दिए जाएं, उसकी बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाए, तो उसे जिहाद का नाम ना दिया जाए। चाहे भले ही उसने अपना नाम बदल करके, भेष बदल करके, प्रेम में नाम और भेष जहाँ पर बदल दिया जाए तो वहाँ पर एक प्लानिंग हो जाती है, और प्लानिंग ही जिहाद है। और जब बात करते हैं हम स्पेशल मैरिज एक्ट की, 1954 में जो एक्ट बना था, इस एक्ट के प्रियम्बल में सीधे सीधे लिखा है कि इस देश में, चूँकि इंडिया जो है हमारा जो देश है, इंडिया एज ए नेशन हैज़ नो रिलीजियस, भारत जो है का कोई अपना एक राष्ट्र के तौर पर, एक देश के तौर पर इसका अपना कोई धर्म नहीं है। इस देश में रहने वाले लोगों के धर्म हैं, लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आज़ादी मनाते हैं, और अपनी उसी धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर, जो कि उनको फंडामेंटल राइट में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 से 28 तक दिए गए हैं, उसके आधार पर वो जिस फेथ को मानना चाहें मर्जी से, नॉट बाय फोर्स करके नहीं, मर्जी से अगर वो किसी रिलीजियस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस रिलीजियस को प्रोपगेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं।
नॉट बाय फोर्स। फोर्स नहीं कि आपको इस धर्म का प्रचार करना है, इस धर्म को मानना है, तो बाय फोर्स नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छा से अगर कोई किसी धर्म को मानना चाहता है, किसी धर्म की प्रैक्टिस करना चाहता है, किसी धर्म को प्रोपेगेट करना चाहता है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहता है, तो ये स्वतंत्रता उसको मिली हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल मैरिज एक्ट में तो ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो ये जानते हैं कि इससे अच्छा, इससे बेहतर हमें कोई जीवन साथी नहीं मिलेगा, लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा। तो उस सिचुएशन में अगर कोई लड़का या कोई लड़की किसी दूसरे रिलीजन्स के लड़के से अगर मैरिज करती है तो उसको ये एलाउ है, इस देश का संविधान और इस देश के कानून उसे इजाज़त देते हैं। लेकिन इस देश का संविधान, इस देश का कानून ये कहता है कि आप उसको लीगलाइज करें, सही मायने में सही तरीके से मैरिज करें। और इसका प्रोविज़न ये है इंटर रिलीजियस मैरिज का कि यदि कोई एक लड़का एक लड़की जो इंटर रिलीजियस से आते हैं और वो मैरिज करना चाहते हैं, तो उन्हें सबसे पहले तो अपनी मैरिज करने से ठीक 30 दिन पहले, कितने दिन पहले, 30 डेज पहले, सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, सेक्शन 4 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 डेज बिफोर उन्हें क्या करना है, रजिस्ट्रार ऑफिस को, जो उसका मैरिज ऑफिस है उस डिस्ट्रिक्ट का, उसको जो है रिटन रिक्वेस्ट देनी है कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं। कितने दिन पहले, 30 दिन पहले, राइट। और उस 30 दिन पहले का प्रोविज़न क्यों है, ये क्यों नहीं है कि आज लड़की समझ में आ गई, कल हम जा करके उसमें रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट दें, परसों शादी करके बाहर आ जाएं, या तुरंत शादी करके बाहर आ जाएं। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि 30 डेज पहले आपने जो है रजिस्ट्रार ऑफिस को या मैरिज ऑफिस को रिटन जो है रिक्वेस्ट दी कि हम आपस में मैरिज करना चाहते हैं। और वो 30 डेज में जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, राइट, वो सेक्शन 5 में आपकी मैरिज के बारे में एक न्यूज पब्लिश करेगा कि ये लोग जो है शादी करने जा रहे हैं। नहीं, सॉरी, सेक्शन 5 में ये प्रोविज़न है कि जब जो लड़का और लड़की शादी करने जा रहे हैं तो लड़के की एज 21 ईयर्स और गर्ल्स की बेयर मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है इंटर रिलीजियस मैरिज की, कि लड़के की एज 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष एज होनी चाहिए। दोनों में से कोई भी नीदर ऑफ द स्पाउस, दोनों में से कोई भी अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। नीदर ऑफ द स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ में से, दोनों में से कोई भी अनसाउंड नहीं होना चाहिए। ये उसकी एबिलिटी टेस्ट होगा कि दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो पता चला कि एक दिमाग से पैदल है, कम है, दोनों का मैच्योरिटी लेवल होना चाहिए। सेकंड थिंग, उस पर इंसेन अटैक ना आते हो। इंसेन अटैक का मतलब उन दोनों में से किसी को भी इंसेन अटैक नहीं आने चाहिए, पागलपन के दौरे नहीं पड़ने चाहिए, राइट। ये नहीं कि भाई पागलपन के बीच बीच में दौरे पड़ जाते हैं, दोनों में से कोई अनसाउंड माइंड है और लड़की की उम्र जो है कम है, मतलब माइनर नहीं होना चाहिए, ना लड़का ना लड़की। ये पहली कंडीशंस है। और इसके बाद सेक्शन 6 में ये होता है कि आपका जो मैरिज के बारे में वो एक न्यूज़ पब्लिश की जाएगी रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, और ये आपसे भी कहा जाएगा कि आप जो है अपनी एक न्यूज़ पब्लिश करा दीजिए कि सो एंड सो डेट को हम जो है क्या करने जा रहे हैं, मैरिज करने जा रहे हैं। और ये लड़की है, लड़की इस धर्म से बिलोंग करती है और मैं इस धर्म से बिलोंग करता हूँ। आपको जो है बिल्कुल ओपनली ये चीज़ डिक्लेयर करनी होगी कि लड़का किस रिलीजियस को प्रैक्टिस करता है और लड़की किस रिलीजियस को प्रैक्टिस करती है। इज दैट क्लियर।
अब देखिए, जब यहाँ पर ये प्रोविज़न हो गया कि इनसेन माइंड नहीं होना चाहिए और दोनों में से जो है दोनों साउंड माइंडेड होने चाहिए और दोनों एडल्ट होने चाहिए, राइट। ये चीज़ कंडीशंस क्लियर हो गई। इसके बाद न्यूज़ पब्लिश हो गई, एक मतलब पब्लिश्ड होने के बाद अब सेक्शन 7 में वेट किया जाता है कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आ रहा है। अब कहोगे सर ऑब्जेक्शन तो ज़रूर आ रहा होगा। ऑब्जेक्शन ये आ रहा है, सोशल इशू क्रिएट हो ही जाते हैं। जैसे ही कोई, जब हम एक ही रिलीजन में इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तब भी जो है सोशल इशूज़ तो आ ही जाते हैं कि फला कास्ट की लड़की फला कास्ट के लड़के के साथ शादी कर रही है और इससे कास्ट की बदनामी हो रही है, राइट। और फैमिली इशू आ जाते हैं। फैमिली इशू क्या आते हैं कि भाई हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है और इस लड़की ने नाक कटवा दी या लड़के ने जो है कहीं का नहीं छोड़ा, लाइक दैट, इस तरह की बातें होती रहती हैं। तो कानून इस तरह की बातों के ऑब्जेक्शन नहीं लेता है, राइट। कानून में इस तरह के ऑब्जेक्शंस का कोई मतलब नहीं है कि लड़की के चाचा क्या कह रहे हैं, लड़की के फूफा क्या कह रहे हैं, लड़के के मामा क्या कह रहे हैं, लड़का के मौसा क्या कह रहा है या लड़के के पड़ोसी क्या कह रहे हैं। ना लड़के के चाचा मामा फूफा से कानून को लेना देना है, ना लड़की के मामा चाचा फूफा से कानून को लेना देना है। इज दैट क्लियर। कानून कहता है कि ऑब्जेक्शन कहीं ऐसा ना आ जाए कि जो लड़का मैरिज करने जा रहा है, जो लड़का मैरिज करने जा रहा है वो ऑलरेडी मैरिड हो। वो ऑलरेडी मैरिड भी तो हो सकता है और चूंकि उसकी जो है न्यूज़ पब्लिश हो चुकी है तो पब्लिश में अगर वो मैरिड होगा तो उसकी कोई पत्नी होगी और जो पत्नी होगी वो तो शादी में आकर के ऑब्जेक्शन लगाएगी ही आकर के कि भाई मैं तो ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। वो अपने एविडेंस रखेगी आकर के, एविडेंस के तौर पर क्या, अपने शादीशुदा होने का प्रमाण रखेगी और ये प्रूव करेगी कि मैं इनकी पत्नी हूँ और मेरे रहते हुए ये शादी दूसरी कैसे कर सकते हैं। अगर वो मैरिड पाया गया तो रजिस्ट्रार उस शादी को करवाने से इनकार कर देगा या फिर 30 दिन का उसे और टाइम दे दिया जाता है कि अगले 30 दिन के बाद तुम्हारी मैरिज होगी। पहले जो ये ऑब्जेक्शन आया है कि आपकी जीती जागती पत्नी आकर के आपके सामने खड़ी हो गई है जिसकी वजह से आपकी मैरिज इफेक्टेड हो रही है, नहीं हो पा रही है, तो पहले इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी कि जो ये महिला बोल रही है ये सही है या गलत है, राइट। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। अगर इन्वेस्टिगेशन में वो महिला का ऑब्जेक्शन गलत पाया गया तो उसकी शादी हो जाएगी। ऑब्जेक्शन अगर सही पाया गया तो उसकी शादी नहीं होगी। हाँ, मैं समझ गया, मैं इस पर चर्चा करूँगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन इस शूट के बाद, ठीक है। तो इसमें मैरिज उनकी जो है अगर ऑब्जेक्शन वैलिड ऑब्जेक्शन है तो मैरिज जो है क्या हो जाएगी, अवॉइड कर दी जाएगी, नहीं होगी, मना कर दिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्शन इनवैलिड पाया गया तो फिर उनकी शादी रजिस्ट्रार ऑफिस में हो जाएगी, शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी, राइट। इज दैट क्लियर। अब एक क्वेश्चन बार बार आता है कि कोई शीला सलमा बन गई, कोई शीला सलमा बन गई, जो क्यों बन गई कि मुस्लिम लड़के से शादी की, वो शीला थी और शादी करने के बाद वो सलमा बन गई। तो जो रिलीजियस मैरिज है या स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, जिसमें मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सभी आज़ाद हैं, हम सभी स्वतंत्र हैं, हम जिस धर्म को प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बाय फोर्स नहीं। अब यहाँ क्या होता है, जब इंटर रिलीजियस मैरिज होती है एक हिंदू और मुसलमान के केस में, तो आम तौर पर शीला को सुल्ताना या सलमा बना दिया जाता है, राइट, जो कि कन्वर्जन है। और बाद में उसको नाम क्या दिया जाता है कि उसने खुद ही मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है, किसी ने दबाव नहीं दिया है। आखिर ऐसा क्या है, यहाँ पे फिर एक प्रश्न है मेरा तमाम समाज के जिम्मेदार लोगों से भी और स्टूडेंट्स से भी, कि आखिर ऐसा क्या है कि आखिर शीला ही
सलमा या सुल्ताना बनती हैं, सलीम कभी जो है अमन या विजय क्यों नहीं बनता है, राइट। जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप जो है 2 इंटरफेथ मैरिज कर सकते हैं, जीवन भर साथ रह सकते हैं, और वो चाहें तो अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब आप बाई फोर्स जहाँ पे कन्वर्जन आ जाता है वो इलीगल है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि स्पेशल मैरिज एक्ट ये कहता है कि अगर आपने प्यार किया है तो ठीक बात है, शादी करो, शादी करने के बाद 35 टुकड़े करना ये ना तो प्यार की परिभाषा है और ये बल्कि ना हमारा ऐसा कोई स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है और ना कोई ऐसा एक्ट बना है। इज दैट क्लियर? तो 1954 का जो एक्ट है वो यही कहता है कि आप शादी कीजिए और जीवन भर साथ रहिए और किसी को बाध्य ना करें, फोर्स ना करें कि एक दूसरे के रिलीजियस को वो प्रैक्टिस करने के लिए। इज दैट क्लियर? जीवन भर साथ रहने के लिए बना है। ये जितने भी इंटरफेथ मैरिज होते हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं, सब की सब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में कवर है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर बस ये जो है स्पेशल मैरिज एक्ट को पढ़ाने के पीछे सिर्फ इतना सा ही था कि ये भी हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है, ये भी हमारे कल्चर का एक पार्ट है कि जहाँ पर हम अपने धर्म को मानते हैं, जाति को मानते हैं, पहला प्रयास ये होता है हमारा कि हम अपनी ही सोसाइटी में अपने ही समाज की लड़की से शादी करें। एक चीज़, अगर अपनी ही सोसाइटी में अपनी ही समाज की लड़की से नहीं कर रहे हैं और अगर हम हिंदू हैं तो एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 उसके मुताबिक हम जाकर के रजिस्टर अपनी शादी रजिस्टर कराएंगे तभी वो वैलिड होगी, राइट। सेम स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जब तक शादी रजिस्टर्ड ना हो जाए तब तक वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती है, राइट, वो इलीगल ही मानी जाएगी। और इस बीच अगर जो है हिंदू मैरिज एक्ट हो या स्पेशल मैरिज एक्ट हो, जब इनके मैरिज एक्ट के तहत जब हम कोई शादी कर रहे हैं तो दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं होना चाहिए। अगर शादीशुदा है भी तो उसकी पत्नी से उसका तलाक हो चुका हो, चाहे पति हो या पत्नी हो, उससे तलाक हो चुका हो। अगर तलाक नहीं हुआ है तो भी शादी नहीं हो सकती। अगर पत्नी जीवित है या तलाक नहीं हुआ है तब उसकी दूसरी शादी नहीं हो सकती है। हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 44 में ये प्रोविज़न दिया गया है। आर्टिकल 44 ये जो है यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड की बात करता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब सामान्य नागरिक संहिता। इस सामान्य नागरिक संहिता के साथ में ये प्रोविज़न दिया गया है कि देश का हर नागरिक एक समान होना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी धर्म का हो। और ये मैरिज एक्ट की भी बात करता है कि सही मायने में तो हर धर्म का के कुछ पर्सनल लॉज होने चाहिए, हर धर्म के पर्सनल लॉज। क्योंकि जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये और भी पर्सनल लॉज हैं, तो बेसिकली पर्सनल लॉ जितने भी धर्म के लोग हैं यहाँ पर सभी का पर्सनल लॉ होना चाहिए, नहीं तो फिर किसी का नहीं होना चाहिए। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ है तो सबके पर्सनल लॉ होने चाहिए, जितने भी धर्म के लोग हमारे भारत में रह रहे हैं। तो मेन रूप से हमारे भारत में रहने वाले कितने धर्म हैं, कितने धर्म हैं भारत में जो लोग रह रहे हैं? 6 धर्म। 6 धर्म के लोग हैं जो भारत में रहते हैं। ये आज आप इनको बाई ऑर्डर समझ लीजिए। 6 धर्म कौन कौन से हैं? वो 6 धर्म हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, जिनको हम ईसाई कहते हैं, और जो है यहूदी, पारसी। फिर आप कहेंगे सर जब धर्म ही 6 हैं तो फिर जैन क्या है, बुद्ध क्या है, जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं, राइट। तो जो जैन धर्म है, ये बौद्ध धर्म है, ये हिंदू धर्म के ही उपधर्म है, राइट। ऐसे सिखों में भी सिंधी है, कोई वो है तो उनका भी ये सिख धर्म के उपधर्म है, राइट। तो ये धर्म मेनली जो है 6 ही हैं और वो 6 धर्म ये, राइट। तो इन सभी धर्मों के लोग जब साथ में रहते हैं, साथ में प्रैक्टिस करते हैं और
सभी अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर सकते हैं, किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो उस रिलीजियस की प्रैक्टिस करें। इज दैट क्लियर? और इसी के साथ ये वीडियो, ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।